नमस्कार दोस्तों। अनअकैडमी हमारे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए लेके आया है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, जहां आप आकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पर जो एडुकेटर्स मिलेंगे, यहाँ पवन वाघ सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर शुभम सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर सरस्वती वाघ मैम पढ़ा रही है, रुबीना मैम पढ़ा रही है, मोक्षित सर पढ़ा रहे हैं और प्रशांत जोशी सर पढ़ा रहे हैं। आप अगर सभी के बारे में देखें तो हर किसी का अपना अपना एक स्पेशलिटी है। आप देख सकते हैं कि पवन वाघ सर का 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रशांत जोशी सर 17 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं। शुभम झा सर एक मेमोरी कोच है और साथ ही में मोक्षित मेहता सर ये फाउंडर टीम के मेंबर हैं। साथ ही में रुबीना मैम जो है यहाँ पर आपको अलग अलग जो लेक्चर देती है, उनकी मदद से आप अपनी पूरी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनको भी 8 साल का अनुभव है और मराठी के लिए, साइंस के लिए रुबीना मैम है और मराठी के लिए सरस्वती वाघ मैम है, जो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ जो क्लासेस हमारी होती है, अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लासेस होती है। अभी आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, सारी की सारी स्पेशल क्लासेस फ्री होती है। बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड टिप्स टू क्रैक द एग्ज़ाम, यहाँ पर आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज़ मिलती है, टिप्स मिलती है, जिससे आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, डेली क्विज़र्स होते हैं, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको आपका देखने को मिलता है और लीडर बोर्ड की मदद से आप अपना परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको हर क्लास, हर कोर्स में। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाते हैं, आप महाराष्ट्र बोर्ड कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप जितने लोगों की क्लास चाहो उतनी देख सकते हो। साथ ही में लाइव क्लासेस जो होती है महाराष्ट्र के टॉप एडुकेटर्स से आप पढ़ सकते हो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए होते हैं और बहुत बढ़िया बैचेस आपके लिए फ्रेम की जाती है। प्रैक्टिस यहाँ पर टैब आपके लिए अवेलेबल है, रिवीजन किया जाता है, क्रैश कोर्सेज आपके लिए आ रहे हैं और सभी लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाती है। आपको जो लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है वो आगे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि आप कहाँ पर है, कितना पीछे है, कितना आगे है, और नोट्स और स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको PDF के फॉर्म में मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप नए हैं और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप PW जो कोड है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदद से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप देखें तो सिर्फ 250 रुपये, सिर्फ 250 रुपीज़ में पर सब्जेक्ट का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और इससे सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, और यही राइट टाइम है अपनी पढ़ाई शुरू करने का। ऑल दी बेस्ट। आइए पढ़िए, लेट्स क्रैक इट। नमस्ते दोस्तों, आपका पवन वाघ एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा, जिसका पाठ है वीरभूमि पर कुछ दिन, जिसके लेखक है रुक्मिणी संगल। अब हम सबसे पहले इस लेखक के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1 सितंबर 1945 बुढ़ाना उत्तर प्रदेश में हुआ तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन किया। इनकी कृतियां हैं दिनकर के काव्य में जीवन मूल्य विषय पर शोध प्रबंध। प्रस्तुत गद्य संबंधी क्या जानकारी हो हम देखेंगे। एक यात्रा वर्णन है। इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियों, प्रकृति कला का पर्यवेक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में वीरभूमि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ आदि विविध स्थानों, वहां की कला संस्कृति का सजीव वर्णन किया गया है। अब इस पाठ के माध्यम से वीरभूमि की हमें याद आती है कि किस तरह से लेखक ने इस वीरभूमि का भ्रमण किया और उसका यात्रा वर्णन हमारे सामने रखा। इस यात्रा वर्णन के माध्यम से हमें हमारे भारत की वीरभूमि याद आती है। तो चलो चलते हैं पाठ की ओर। गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची। यहां से मेड़ता पहुंचे तो लगा फिर से पंजाब के आसपास आ गए हैं, क्योंकि कुछ खेत, हरियाली और पशुधन भी दृष्टिगोचर होने लगे थे। सायंकाल होते होते अपना गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया। अब लेखक निकले तो उनकी गाड़ी बठिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची
और शाम होते हुए उनका जो गंतव्य स्टेशन था, गंतव्य अर्थात जहाँ पहुँचने का स्थान हो वहाँ तक पहुँच गए, अर्थात जोधपुर आ गया। आज हमारा पड़ाव जोधपुर था। यूं भी सायंकाल हो चुका था। स्टेशन के समीप होटल में कमरा मिल गया। सामान वहां रख कर थोड़ा ताजा हो गए। सामान वहां रख कर वे सारे तरोताजा हो गए, अर्थात फ्रेश हो गए। 22 दिसंबर अल्पाहार कर एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल उम्मेद भवन की ओर चल पड़े। सुबह होने के बाद उन्होंने क्या किया? अल्पाहार लिया, अर्थात नाश्ता लिया, और एक ऑटो लेकर वह चल पड़े पहली मंजिल जहां उन्हें जाना था। उस गंतव्य का नाम था उम्मेद भवन। उम्मेद भवन की ओर चल पड़े, जो राई का बाग क्षेत्र में स्थित है। उम्मेद भवन विश्व का विशालतम भवन, विशालतम अर्थात सबसे बड़ा, महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलाया। इस उम्मेद भवन का निर्माण किसने किया? महाराज उम्मेद सिंह। इसलिए इसका नाम उम्मेद भवन रखा गया या कहलाता है। छितर झील के पास होने से इसे छितर भवन भी कहते हैं, अर्थात इस उम्मेद भवन के दो नाम हैं। कौन से? एक उम्मेद भवन और दूसरा छितर भवन। इसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा, काफी लंबा समय लगा इसका निर्माण के लिए। यह अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है। सज्जित का अर्थ होता है सजा हुआ। इसमें ऐश्वर्य, विलास और आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है। इस भवन में ऐश्वर्य का अर्थ होता है धन संपत्ति, विलास अर्थात आनंद, और आमोद प्रमोद का अर्थ होता है मन बहलाना। ये सारी चीजें इस भवन में हमें दिखाई देती है। महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल के 343 कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। नियुक्त अर्थात तैनात किए हुए द्वारपाल ने बताया कि इस भवन में 343 कमरे हैं और इसे एक होटल का रूप दे दिया गया है। एक भाग में शाही परिवार रहता है, एक भाग में अर्थात इस एरिया में शाही परिवार रहता है। होटल में प्रवेश और वहां बैठकर चाय या कॉफी का एक कप एक व्यक्ति पर्यटन के लिए कम से कम 1000 रुपये खर्च, अर्थात उस पर काफी खर्च किया जाता है, जिसमें वहां के राजाओं की, उनके क्रियाकलापों की, युद्ध कौशल की अनेकानेक जानकारियां चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। अब उस भवन में जो राजा होकर गए उनकी युद्ध कला की चित्रकारी वहां पर की गई है, अर्थात वो देखकर हमें महसूस हुए कि इन्होंने किस तरह से युद्ध किया था, इनकी जीवन शैली कैसी थी। भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। मॉडल का अर्थ क्या होता है? प्रतिकृति। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव, भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक सी जाती। इतनी सुंदर चित्रकारी थी, इतनी भव्यता थी उसमें कि एक बार देखते ही लगता था कि उसे देखते रह जाए, जिसे वहां से जबरन हटाना पड़ता था, क्योंकि अभी हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था। गंतव्य था मंडोर गार्डन। अब उम्मेद भवन देखने के बाद उन्हें दूसरी जगह जाना था, जिस गंतव्य का नाम है मंडोर गार्डन। इतनी सुंदर चित्रकारी थी उम्मेद भवन में लगी हुई कि वहां से निकलना इनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन इन्हें दूसरी जगहों पे जाना था, इसलिए वे वहां से चल पड़ते हैं। अब यह गार्डन के बारे में बताया है, मंडोर गार्डन। यह उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजधानी मांडव्यपुर के समीप जोधपुर नरेशों के द्वारा बनाया गया था। जोधपुर के जो नरेश थे उन्होंने इस गार्डन का, इस उद्यान का निर्माण किया था। मांडव्यपुर का ही अपभ्रंश रूप मंडोर है। प्रथम इसे मांडव्यपुर का अपभ्रंश होते होते मंडोर कहा जा रहा है।
यह बनाया गया भगवान श्री कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। यहाँ पर किसका मंदिर है? भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, और वह भी सुंदर बनाया हुआ है। चट्टानों को काट काट कर निर्मित सीढ़ी नुमा उद्यान दर्शनीय है। जो चट्टानें थी उसे काट करके इसका निर्माण किया गया है। रानी उद्यान के आगे 3 तलों वाली एक इमारत, इसकी प्रहरी जान पड़ती है, अर्थात वहां पर 3 तलों वाली इमारत का भी निर्माण किया गया है। मार्ग के दोनों ओर जलाशय बने हैं। उद्यान में प्रवेश करते ही वहां के लोक गीत गायक अपने अपने वाद्यों पर किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गीत की धुन छेड़कर पर्यटकों को प्रसन्न कर उनसे कुछ दक्षिणा की आकांक्षा करते जान पड़ते हैं। वहां पर ये जो लोग हैं वो लोकगीत गाते हैं, लेकिन किसी हिंदी या राजस्थानी गीत की धुन बनाकर, ताकि जो पर्यटक आते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करे और उनसे कुछ रुपयों की मांग करे, कुछ पैसों की मांग करे दक्षिणा के रूप में। इस तरह से वो एक मनोरंजन का काम वहां पर करते हैं। रानी उद्यान की बाई और पहाड़ी की एक चट्टान पर वहां के वीरों ने देवताओं की विशाल मूर्तियां बनवाई। क्या बनाया वहां पर? देवताओं की विशाल मूर्तियां। चट्टान को काटकर मूर्तियों को दर्शाया गया है। वह दृश्य अनुपम है। चट्टानों को काटकर मूर्तियों का निर्माण किया है और दिखने के लिए भी वह बहुत ही सुंदर है। मंडोर गार्डन के दृश्यों से अभिभूत अर्थात चकित होना, वशीभूत होना, हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। अब ये आगे निकलते हैं और जो शहर के मध्य से 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवार के परकोटे से घिरा है। अब परकोटे शब्द आया है। रक्षा के लिए दीवार बनाई जाती है, उसे कहा जाता है परकोटे। इसका निर्माण कार्य 1459 में जोधाजी राव द्वारा कराया गया था। जोधाजी राव द्वारा इसका निर्माण किया गया था। उसके परकोटे में जगह जगह बुर्जियां बनाई गई है। इस किले में भव्य प्रवेश द्वार, जयपोल, लोहपोल और फतेहपोल बने हैं। जयपोल तक आते आते ही शहर नीचे रह जाता है और हम काफी ऊपर आ जाते हैं। दोपहर की रेगिस्तानी धूप और शाम की चकमकी चांदनी में शहर का भव्य एवं मनोहर दृश्य यहां से बड़ा ही मनभावन दिखाई देता है। अब उचली तल पर आने से वो जो शहर दिखाई देता है वह बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। ये प्रवेश द्वार जोधाजी राव के विभिन्न वंशज द्वारा विजय के प्रतीक रूप में बनवाए गए हैं। द्वारों की दीवार पर जोहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्तचित्र भी बने हैं। जोहर करना यानी अपने आप को अग्नि के स्वाधीन करना, जोहर होता है। और वो वीरांगना होती है, जो सती होती है, उनके हस्तचित्र भी यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि उन सबको देखकर उनकी याद आए। दुर्ग के अंदर कई भव्य और विशाल भवन है, जैसे मोती महल, फूल महल, शशि महल, दौलत खाना, फतेह महल और रानी सागर। इस सारों का निर्माण वहां पर किया गया है। कहीं बैठक खाना तो कहीं दीवाने खास, दीवाने आम है, तो कहीं कला की प्रदर्शनी हेतु पेंटिंग्स एवं दरिया भी प्रदर्शित की गई है। अर्थात वहां पर वीरभूमि के सारे चित्र हमें दिखाई देते हैं कि किस तरह से राजाओं ने युद्ध किए, वीरांगनाओं ने जोहर किया, उनके हस्तचित्र और उनके चित्रों के माध्यम से इस वीरभूमि का दर्शन हमें होता है। इसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पर स्थित यशवंत थड़ा नाम से विख्यात स्मारक देखने चल पड़े। प्रवेश द्वार के एक और महादेव का मंदिर है तो दूसरी ओर देव सरोवर। यह अनेक पक्षी, भांति भांति की चिड़िया चहचहाकर अपनी प्रसन्नता की
सकारात्मक ऊर्जा पर्यटकों को प्रदान कर रही थी। वहां पर पक्षी भी थे और वो अपनी सुंदर चहचहाट वहां पर कर रहे थे और पर्यटकों को आकर्षित कर रहे थे और प्रसन्न कर रहे थे। यह स्मारक 1903 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में बनाया गया था। जसवंत सिंह की स्मृति में, स्मृति का अर्थ क्या होता है? किसी की याद में कुछ बनाना। जोधपुर के इन सभी स्थलों की चित्रकला, स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला को देखकर भारतीय कलाकारों का सम्मान तथा उन्हें नमन करने का मन करता है कि हमारे भारतीय कलाकार कितने महान हैं और उनकी रचना कितनी सुंदर है। इसका सुंदर वर्णन इस कला को देखकर हमें ध्यान में आता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि उनको नमन करने का मन करता है। अब सूर्य भी अपनी किरणों को समेट अस्ताचलगामी हो गया था। अस्ताचलगामी अर्थात सूर्य का अस्त होता है, उससे अस्ताचलगामी कहा जाता है। फलतः हमें भी अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ना था। जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस से तत्काल का आरक्षण कराया और चल पड़े। अगली प्रातः को हम जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। समय व्यर्थ न गवाते हुए हम शीघ्र ही होटल की वैन में बैठ गए और थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत कक्ष में आसीन थे। अब वो होटल में पहुंच गए तो वहां पर जाकर बैठ गए, अर्थात आसीन हो गए। एक कक्ष में हमारा सामान पहुंचाकर दिन भर का कार्यक्रम होटल के मालिक ने ऐसे निर्धारित कर दिया जैसे किसी पूर्व परिचित अतिथि का। इनका दिन भर का पूरा कार्यक्रम उन्होंने निश्चित कर दिया कि कितने समय पर नाश्ता लेना है, अल्पोपहार लेना है, भोजन लेना है, मध्याह्न भोजन लेना है, संध्या समय क्या करना है, कहाँ पर जाना है, कौन से स्थान पर रुकना है और क्या करना है। ये सारा कार्यक्रम उन्होंने वहां पर बना दिया था जिससे कि वे इन्हें जानते हो। थोड़ी देर के बाद ही नगर भ्रमण की व्यवस्था हो गई थी। पहले यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने गए पटवा की हवेलियां। 18वीं सदी में शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए इन हवेलियों का निर्माण कराया था। अब वो हवेली देखने के लिए गए थे जिसका निर्माण किसने किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? सेठ पटवा। और कब? 18वीं सदी में अपने 5 पुत्रों के लिए। एक के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा। शहर के मध्य में खड़ी ये 5 हवेलियां कलात्मक का अर्थ होता है जिसमें कला का प्रदर्शन हो, दर्शन हो। वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। वास्तुशिल्प अर्थात भवन की कारीगरी। इनकी छतें बहुत ही खूबसूरत पत्थर के खंभों, स्तंभों पर खड़ी है। हवेलियों में पत्थर से बनी जालियों का काम, कई पारदर्शक झरोखे का अर्थ होता है दीवार में बनी जालीदार छोटी खिड़कियां, सोने की कलम से की गई चित्रकारी, सीपी और कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। धन्य है वे शिल्पकार जिनके हाथ और मस्तिष्क ने यह करिश्मा किया है। देखिए, अब शिल्पकार की बात यहां पर की गई है कि उन्होंने किस तरह से शिल्प पर अपनी कला का उत्कृष्ट उदाहरण दिया है। धन्य है वे शिल्पकार जिनके हाथ और मस्तिष्क ने यह करिश्मा किया है। करिश्मा का अर्थ होता है अद्भुत काम। आज इस सम का कार्यक्रम भी था। सम एक ग्राम है जो होटल से 11-12 किमी दूर रेत की चादर पर बसा है। गांव। इस सम ग्राम से 150 किमी अर्थात किलोमीटर पहले ही जीप ने हमें उतार दिया। यहां से कई सारे रेगिस्तान जहाज अर्थात ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है, अपनी सवारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा करना अर्थात इंतजार करना। हम भी एक जहाज में सवार हो गए। डर भी लग रहा था, प्रसन्नता भी हो रही थी, उत्सुकता भी थी। हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु। ऊंट की सवारी का यह पहला अनुभव था। ऊंटों की कतारें ही कतारें
सभी पर नर नारी और बाल वृद्ध सवार थे। शायद सभी की हृदय गति वैसे ही धड़क रही थी जैसे हमारी। फिर भी रोमांचकारी का अर्थ होता है रोमांच उत्पन्न करने वाला और मनोरंजक। कुछ ऊंट अपनी सवारियों को गंतव्य तक पहुंचाकर वापस आ रहे थे। यहां रेत से मखमली गद्दे जिन पर आपके पग 5-7 अंगुल नीचे धस जाते हैं। पंक्तिबद्ध ऊंटों की कतारें, पंक्तिबद्ध अर्थात एक कतार में। उन पर रंग बिरंगी पोशाकों से आसीन पर्यटक शायद अपने गिरने के भय से खोए दम साधे बैठे थे। सुंदर सजावट की गई थी ऊंट की। उस वक्त पर्यटक बैठ रहे थे और पकड़े हुए थे कि कहीं नीचे न गिर जाए। देखते ही देखते हम सब अपने गंतव्य पर पहुंच गए। क्या अद्भुत दृश्य था। बच्चों के खिलौने, दूरबीन, चिप्स, कुरकुरे, खाकड़ा, चाट पकौड़े जैसी अनेक वस्तुएं लिए विक्रेता चलती फिरती दुकानों की तरह घूम रहे थे। सब सामान साथ में लेकर जो विक्रेता यहां से वहां से घूम रहे थे कि मानो चलती फिरती दुकान लेकर चल रहे हो। कुछ राजस्थानी कन्याएं और स्त्रियां लोकगीत सुनाकर पर्यटकों को प्रसन्न करने में निमग्न थी। राजस्थानी स्त्रियां क्या कर रही थी? पर्यटकों को आकर्षित कर रही थी वहां पर लोकगीत सुनाकर। अनेक पर्यटक अपने कैमरे में बटन ऑन कर अस्ताचलगामी भास्कर को कैमरे में बंद करने के लिए सन्नद्ध थे। अस्ताचलगामी अर्थात सूर्य का अस्त हो रहा था वहां पर, और जो पर्यटक थे वो कैमरे में उसे शूट कर रहे थे, अर्थात फोटो निकाल रहे थे, छायाचित्र निकाल रहे थे। देखते ही देखते चमकता सूर्य ताम्रवर्णी होकर जल्दी जल्दी दूर क्षितिज में लय होता जा रहा था। साथ ही पर्यटकों के कैमरों में कैद भी। कुछ मिलाकर वह जन सैलाब किसी महाकुंभ की याद ताजा कर रहा था। अब सब गाड़ियों की ओर चल पड़े जो लगभग आधे फरलांग पहले खड़ी थी। उस मार्ग में चलते हुए उस मखमली फोम के गद्दों की अनुभूति हो रही थी जिस पर सवार हुए और आ गए जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा रात्रि भोज का प्रबंध था। अभी वे आगे चले, वहां पर उनका शाम का भोजन का प्रबंध किया गया था। मध्य में अग्नि प्रज्वलित की गई थी। 3 और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी, तो एक और प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का मंच बनाया गया था। उसमें राजस्थान के जाने माने कलाकारों ने वहां की लोक संस्कृति को नृत्य, नाटिका और गायन के माध्यम से जो प्रस्तुति दी वो अद्भुत थी। वहां पर जो कलाकार है उन्होंने अपनी संस्कृति को नृत्य के माध्यम से, नृत्य नाटिका के माध्यम से और गायन के माध्यम से इनके सामने रखा, और वो जो कलाकृति थी वो एक अद्भुत थी। देश विदेश में प्रस्तुति देने वालों का यह संगम दर्शकों को भाव विभोर किए था। रात्रि भोज की तैयारी संपन्न हो चुकी थी। भोजन में राजस्थानी व्यंजनों का वैविध्य था। सेल्फ सर्विस अर्थात हमारे हाथ से ले जितना चाहे उतना। सेल्फ सर्विस जैसा रुचे, जितना रुचे लीजिए, खाइए, आनंद उठाइए की तर्ज पर सब भोजन कर रहे थे। इतना सुंदर चित्र वहां पर था, कलाकृति थी, और शाम का भोजन वह भी अपने हाथ से लेना, राजस्थानी भोजन, जो चीज चाहे उतनी लीजिए। इन सब श्रुतियों के साथ होटल वापस आए। वहां से भी सामान उठा, पुनः स्टेशन, वही रात्रि की यात्रा, और पहुंच गए जोधपुर। अब लेखक कहां पहुंचे? जोधपुर में। जैसलमेर से चित्तौड़ जाने की यात्रा कर हम 24 दिसंबर के सायंकाल तक चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। अब कहां पहुंच गए? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का नाम आए या चेतक का, तुरंत एक वीर, साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त का चित्र मानस पटल पर सजीव हो उठता है। जिससे चित्तौड़गढ़ का नाम आए
तो चेतक और एक वीर पुरुष का नाम हमारे सामने आता है, महाराणा प्रताप, जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सर्वस्व यानी सब कुछ त्याग दिया, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। भले ही महलों को त्याग कर जंगल में शरण लेनी पड़ी, बच्चों और परिवार को भूखा रखना पड़ा, विशाल धरती सैया और खुला नील गगन चादर रहा, पर हार नहीं मानी। ऐसे ही एक और देशभक्त और स्वामी भक्त की याद ताजा हो जाती है। भामाशाह के यहाँ पर जानकारी दी गई है कि भामाशाह कौन है? जिसने अपनी सारी पूंजी अपने स्वामी सम्राट महाराणा प्रताप के चरणों में अति विनम्र भाव से रख दी थी। भामाशाह ने सारी संपत्ति राणा प्रताप के चरणों में रख दी थी, यह भी यहां पर ध्यान में आता है। अति विनम्र भाव से रख दी। इसी शहर से मीरा जैसी कृष्ण भक्त की यादें भी जुड़ी है। यह छोटा सा शहर है, लेकिन इसके कण कण में वीरता, त्याग और भक्ति भाव भरा दिखता है। यहाँ के बाशिंदों की सहायता, बाशिंदा तो वहां के निवासी, यहाँ के बाशिंदों की सहजता, सरलता और भाईचारा देखकर सहज ही यहाँ के महापुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है, जो इन्हें विरासत में मिले प्रतीत होते हैं। दर्शनीय स्थलों में एक विशाल दुर्ग है, जिसके विषय में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया अर्थात छोटे छोटे गढ़, और चित्तौड़गढ़ को एक महत्व मिला है क्योंकि बड़ा है। इस गढ़ के अंदर मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, गौमुखी कुंड, कालिका मंदिर, पद्मिनी महल, जोहर कुंड, कुंभा महल, जैन मंदिर और श्री महाराणा म्यूजियम जैसे अनेक दर्शनीय स्थल हैं। सबका निर्माण यहां पर किया गया है। जैन मंदिरों में सभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। सभी प्रतिमाएं श्वेत संगमरमर के आकर्षक पत्थर से निर्मित है। पश्चिम की ओर बना रामपोल ही किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। जैन मंदिर के सामने ही बड़े से गेट में विजय स्तंभ है, जो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान के संयुक्त आक्रमण की साहसिक विजय के रूप में बनाया गया। यहाँ जौहर कुंड में रानी पद्मिनी की कहानी इतिहास में बड़ी ही प्रसिद्ध है। यहाँ जौहर कुंड में रानी पद्मिनी जैसी वीरांगनाओं कि जौहर की कहानी प्रतिबिंबित है। प्रतिबिंबित अर्थात किसी वस्तु का वहां पर दिखाना या प्रकाश करना। यहाँ के पार्क में महाराणा प्रताप की एक आकर्षक प्रतिमा चेतक पर स्थापित है। चेतक घोड़ा जो इतिहास में बड़ा ही प्रसिद्ध है कि महाराणा के साथ में किस तरह से उसने अपना सफर पूर्ण किया। राजस्थान के इन तीनों शहरों की यात्रा ने एक गीत की कुछ पंक्तियां याद दिला दी। लेखक को एक गीत याद आता है इन सारी चीजों को देखकर। यह देश है मेरा वीर जवानों का, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, यह देश है धरती का गहना। संक्षेप में यदि मैं कहूं कि यह वीर भूमि है, जहां त्याग भी है, बलिदान भी, शत्रु को परास्त करने का जज्बा भी है, तो कला की परख भी, देशभक्ति भी है, ईश भक्ति भी, ईश अर्थात ईश्वर। यहाँ जौहर है तो अपने सत्व व सतीत्व की रक्षा का आदर्श भी, तो रंग मात्र भी अत्युन्निक्त न होगी। भारतीय संस्कृति की धनी इस भूमि को हमारा शत शत नमन। दोस्तों, इस तरह से इस वीर भूमि पर कुछ दिन इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें अतीत में लेकर जाते हैं और हमारे सामने भारत का सांस्कृतिक इतिहास
और एक वीरता का इतिहास किस तरह से रखा है वो हमने यहाँ पर देखा है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कृपया इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पवन वाग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।